हेलो एवरीवन, आई एम ऋषभ। डिजी एडुशाला के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, आपके आर ओ एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन जल्द ही आने वाला है और इसके एग्ज़ाम की संभावित तिथि अक्टूबर या नवंबर माह में बताई जा रही है। इसी क्रम में हमने यूपीपीसीएस आर ओ से संबंधित टेस्ट सीरीज़ कार्यक्रम शुरू किया था, जिसमें हमने जीएस वर्ल्ड की टेस्ट सीरीज़ कंप्लीट कर ली हैं। इसके बाद पीसीएस मंत्रा की टेस्ट सीरीज़ शुरू की थी, जिसमें हमने 4 टेस्ट कंप्लीट कर लिए हैं। यदि आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं, तब आप हमारी प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं और साथ ही आने वाले लेक्चर्स को देखने के लिए या उत्तर प्रदेश से संबंधित किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल डिजी एडुशाला को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। साथ ही हमारे लेक्चर्स की पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल डिजी एडुशाला को ज्वाइन भी कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों में ही पिन कर रखा है। आज हम शुरू करेंगे टेस्ट नंबर 5 पीसीएस मंत्रा। टेस्ट नंबर 5 जो कि पॉलिटी से संबंधित होगा। इसमें टोटल 140 क्वेश्चंस होंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान के किस भाग में आपातकाल का उपबंध किया गया है? आपके पास ऑप्शन है ए भाग 15, बी भाग 16, सी भाग 17, डी भाग 18। इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी, भाग 18। भारतीय संविधान के भाग 18 में आपातकाल का प्रावधान किया गया है। आपातकाल अनुच्छेद 352 से 360 तक वर्णित है और यह आपातकाल जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। अन्य विकल्पों की बात करें तो भाग 15 जो हमारा निर्वाचन आयोग से संबंधित है, वहीं भाग 16 कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध और भाग 17 राजभाषा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ए आंतरिक अशांति, बी सशस्त्र विद्रोह, सी बाह्य आक्रमण, डी युद्ध। उपरोक्त में से किस आधार पर अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की उद्घोषणा की जा सकती है? इसका सही उत्तर है विकल्प बी, सी और डी, अर्थात सशस्त्र विद्रोह, बाह्य आक्रमण और युद्ध, इन तीनों के ही आधार पर अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की उद्घोषणा की जा सकती है। इस तरह विकल्प बी सत्य है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन में यह प्रावधान किया गया कि आपातकाल की उद्घोषणा संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग के संबंध में की जा सकती है? आपके पास ऑप्शन है ए 42वां संविधान संशोधन, बी 44वां, सी 51वां, डी 56वां। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। 42वें संविधान संशोधन 1976 में यह प्रावधान किया गया कि आपातकाल की उद्घोषणा भारत या उसके किसी भाग के लिए की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1975 में घोषित तृतीय राष्ट्रीय आपातकाल के घोषणा के समय भारत का राष्ट्रपति कौन था? आपके पास ऑप्शन है ए ज्ञानी जैल सिंह, बी नीलम संजीव रेड्डी, सी फखरुद्दीन अली अहमद, डी शंकर दयाल शर्मा। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। 1975 में घोषित आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे। 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से यह प्रावधान भी किया गया कि राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा तभी करेगा जब उसे मंत्रिमंडल द्वारा इसकी लिखित सूचना दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा की गई आपातकाल की घोषणा कितने समय में दोनों सदनों के द्वारा अनुमोदित न होने पर स्वतः ही समाप्त हो जाती है? ए 14 दिन, बी 30 दिन, सी 60 दिन, डी 90 दिन। इसका सही उत्तर है विकल्प बी 30 दिन। यदि राष्ट्रपति द्वारा घोषित आपातकाल 30 दिनों में अनुमोदित नहीं होता है तो यह उद्घोषणा स्वतः ही समाप्त मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल उद्घोषणा को वापस लेने के लिए संसद के दोनों सदनों का अनुमोदन आवश्यक होता है। 2, राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा को पश्चवर्ती उद्घोषणा द्वारा कभी भी वापस ले सकता है। आपको बताना है इन दोनों में से कौन से कथन सत्य हैं। इसमें विकल्प बी
केवल 2 सत्य है। राष्ट्रपति कभी भी पार्श्ववर्ती उद्घोषणा के द्वारा आपात की उद्घोषणा को वापस ले सकता है। उसे ऐसा करने के लिए संसद द्वारा अनुमोदन आवश्यक नहीं होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 1. आपात के प्रत्यावर्तन के दौरान संघ राज्यों को निर्देश दे सकता है कि वह अपनी कार्यपालिका शक्ति का किस रीति से पालन करे। 2. संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। 3. संसद द्वारा बनाई गई विधि उद्घोषणा के परिवर्तन में न रहने पर 6 माह बाद समाप्त हो जाती है। आपको बताना है इसमें कौन सा कथन सत्य है। इसमें विकल्प सी, तीनों ही कथन सत्य हैं, 1, 2 और 3। नेक्स्ट, संसद द्वारा एक बार अनुमोदित होने के बाद आपात की उद्घोषणा कितने समय तक लागू रहती है? आपके पास ऑप्शन है 1 माह, बी 3 माह, सी 6 माह, डी 1 वर्ष। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। संसद द्वारा एक बार अनुमोदित हो जाने के बाद आपात की उद्घोषणा 6 माह तक लागू रहती है और 6 माह करके इसे अनिश्चित काल तक बढ़ाया भी जा सकता है। नेक्स्ट, राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा की जाती है? ए अनुच्छेद 355, बी अनुच्छेद 356, सी अनुच्छेद 357, डी अनुच्छेद 358। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, अनुच्छेद 356। इस अनुच्छेद के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। यह एक प्रकार का आपात ही है, लेकिन संविधान में इसके लिए आपात शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है? ए अनुच्छेद 358, बी अनुच्छेद 359, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, ए और बी दोनों, अर्थात अनुच्छेद 358 और अनुच्छेद 359 दोनों में ही आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. राज्य विधानमंडल की शक्तियां संसद द्वारा प्रयोग की जाएंगी। 2. राष्ट्रपति संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय में निहित शक्तियों को अपने हाथ में ले लेता है। आपको बताना है इनमें कौन सा कथन सत्य है। इसमें विकल्प ए, अर्थात केवल एक सत्य है। इसमें दूसरा गलत है। राष्ट्रपति संबंधित राज्य की उच्च न्यायालय में निहित शक्तियों को अपने हाथ में नहीं ले सकता है। नेक्स्ट, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने दिन तक लागू किया जा सकता है? ए 6 माह, बी 1 वर्ष, सी 2 वर्ष, डी 3 वर्ष। इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी, 3 वर्ष। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन अधिकतम 3 वर्ष के लिए लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वित्तीय आपात की घोषणा अब तक कितनी बार की गई है? ए 1 बार, बी 2 बार, सी 3 बार, डी 1 बार भी नहीं। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा अभी तक 1 बार भी नहीं की गई है। और वित्तीय आपातकाल जो कि हमारे अनुच्छेद 360 से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति केंद्र राज्य संबंध से संबंधित नहीं है? ए राजमन्नार समिति, बी सरकारिया आयोग, सी तारकुंडे समिति, डी पुंछी आयोग। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, तारकुंडे समिति, जो कि केंद्र राज्य संबंध से संबंधित नहीं है। तारकुंडे समिति का संबंध चुनाव सुधार से है। इसके अलावा बाकी तीनों ही समिति जो कि हमारे केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस समिति ने यह अनुशंसा की कि राज्यपाल की नियुक्ति एक समिति द्वारा की जानी चाहिए? आपके पास ऑप्शन है ए वेंकट चलैया समिति, बी सरकारिया आयोग, सी आनंदपुर साहिब प्रस्ताव, डी राजमन्नार समिति।
इसका सही उत्तर है विकल्प ए, वेंकटचलैया समिति। इस समिति के द्वारा यह सिफारिश की गई कि राज्यपाल की नियुक्ति एक समिति के माध्यम से की जानी चाहिए। इस समिति में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति तथा राज्य के मुख्यमंत्री शामिल होने चाहिए। नेक्स्ट है, पंचायत राज व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए ग्रामोद्धार समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? ए. बलवंत राय मेहता, बी. पी के थुंगन, सी. अशोक मेहता, डी. डॉक्टर पी.वी. के राव। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, पंचायत राज व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए ग्रामोद्धार समिति का गठन बलवंत राय मेहता समिति की अध्यक्षता में किया गया था। बलवंत राय मेहता समिति जो कि 1957 में गठित की गई थी। नेक्स्ट है, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पूरे देश में कब से लागू हुआ? ए. 24 अप्रैल 1992, बी. 24 अप्रैल 1993, सी. 20 अप्रैल 1992, डी. 20 अप्रैल 1993। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी, 24 अप्रैल 1993। इस दिन से 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पूरे देश में लागू हो गया, इसलिए प्रत्येक 24 अप्रैल को पंचायत दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें 4 कथन दिए हैं, आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। इसमें विकल्प बी, किसी ग्राम की निर्वाचक नामावली में दर्ज नामों वाले व्यक्तियों को सामूहिक रूप से ग्राम सभा कहा जाता है, यह सत्य है। इसके अलावा एक गलत है, क्योंकि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा ग्राम सभा को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। इसी के साथ ग्राम सभा में केवल एक ही गांव के लोग शामिल होते हैं, यह भी गलत है, क्योंकि ग्राम सभा में एक या एक से अधिक गांव के लोग शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा ग्राम पंचायत ग्राम सभा के कार्यों का निरीक्षण और सब मूल्यांकन करती है, यह भी गलत है, क्योंकि ग्राम सभा ग्राम पंचायत के कार्यों का निरीक्षण और मूल्यांकन करती है। इस तरह विकल्प भी सत्य होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? अब आपको इन 4 कथनों में से कौन सा कथन असत्य है उसकी पहचान करनी है। इसमें विकल्प सी, पंचायतों के निर्वाचन के संबंध में सभी विषयों पर विधि बनाने का अधिकार राज्य निर्वाचन आयोग को है, यह गलत है, क्योंकि पंचायत के निर्वाचन के संबंध में सभी विषयों पर विधि बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को तथा पंचायत चुनाव का निर्णय राज्य सरकार और द्वारा किया जाता है। इस तरह विकल्प सी हमारा असत्य है। इसके अलावा तीनों ही कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई नगरपालिका समय से पूर्व विघटित कर दी जाए तो निर्वाचन पश्चात गठित नई नगरपालिका कितनी अवधि के लिए कार्य करेगी? ए. गठन के पश्चात 5 साल तक, बी. 6 माह तक, सी. शेष अवधि तक, डी. उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी, शेष अवधि तक। यदि कोई नगरपालिका समय से पूर्व विघटित कर दी जाती है तो विघटन की तिथि से 6 माह के भीतर उसके लिए निर्वाचन कराया जाना आवश्यक होता है। इस प्रकार गठित नगरपालिका अपने शेष अवधि तक कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत पद आरक्षित होने चाहिए? ए. 50%, बी. 33%, सी. 27%, डी. 22%। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, क्योंकि यह क्वेश्चन काफ़ी आसान है और आप सभी लोगों को लगभग आना भी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पंचायत के भंग होने के डैश माह के अंदर नया चुनाव कराया जाएगा? ए. 3 माह के भीतर, बी. 6 माह, सी. 12 माह, डी. 1 माह। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी, 6 माह। एक पंचायत के भंग होने के 6 माह के अंदर नया चुनाव कराया जाएगा। नेक्स्ट है, किसी राज्य में नगरपालिका का सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए सक्षम है? ए. राज्य का राज्यपाल, बी. राज्य का मुख्यमंत्री, सी.
राष्ट्रपति, डी गृह मंत्री। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए, राज्य का राज्यपाल। किसी भी राज्य में नगर पालिका का जो सीमा क्षेत्र होता है उसे अधिसूचित करने की जिम्मेदारी जो कि राज्य के राज्यपाल के पास होती है। इस तरह विकल्प ए सत्य होगा। नेक्स्ट है, 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं के लिए कितने विषयों का उल्लेख किया गया है? ए 18 विषय, बी 28 विषय, सी 12 विषय, डी 11 विषय। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए, 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं के लिए 18 विषयों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है, भारत का पहला नगर निगम स्थापित हुआ? ए कलकत्ता में, बी मद्रास में, सी पटना में, डी अजमेर में। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, मद्रास में। नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक स्थान एवं संरक्षण दिया गया? ए 96वां संविधान संशोधन अधिनियम, बी 97वां, डी 98वां, सी 98वां, डी 99वां। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, 97वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक स्थान व संरक्षण दिया गया। यह संविधान संशोधन सन 2011 में लाया गया था और 15 फरवरी सन 2012 से लागू किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस समिति ने अनुशंसा की थी कि हर राज्य में एक वित्त आयोग का गठन होना चाहिए? ए गाडेल समिति, बी राजमन्नार समिति, सी पीके थुंगन समिति, डी लक्ष्मीमल सिंधवी समिति। इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी, थुंगन समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा भाग सहकारी समितियों से संबंधित है? ए भाग 9 का खा, बी भाग 14 का का, सी भाग 15, डी भाग 19। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए, भाग 9 का खा, जो सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने से संबंधित है। इस तरह विकल्प ए सत्य है। नेक्स्ट है, राज्य निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य है? राज्य निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य ग्राम पंचायतों का निर्वाचन संपन्न कराना है। इस तरह विकल्प सी सत्य होगा। नेक्स्ट, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? ए 1 मई 1950, बी 14 नवंबर 1951, सी 2 अक्टूबर 1952, डी 26 जनवरी 1956। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 को शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, राजस्थान के नागौर में सर्वप्रथम अनौपचारिक रूप से पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? ए गोविंद बल्लभ पंत द्वारा, बी राजेंद्र प्रसाद द्वारा, सी पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, डी डॉक्टर जोगेंद्र मंडल द्वारा। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले में भारत का पहला पंचायती राज व्यवस्था कानून लागू किया गया था। यह योजना बाद में 1959 में आंध्र प्रदेश में भी लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम और उच्च न्यायालय के अतिरिक्त सभी न्यायालयों का गठन किसके या किनके द्वारा किया जाता है? ए संसद के द्वारा, बी राज्य विधानमंडल द्वारा, सी ए और बी दोनों, डी उच्चतम न्यायालय द्वारा। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, ए और बी दोनों। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1974 के तहत उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के अतिरिक्त सभी न्यायालयों के संगठन संबंधी विषय को राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल किया गया था और इस संबंध में संसद एवं राज्य विधानमंडल दोनों ही कानून बना सकते हैं। इस तरह हमारा विकल्प सी सही होगा। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय में लंबित मामलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रकार के मामलों की संख्या सर्वाधिक है? ए स्पेशल लीव पिटीशन, बी जनहित याचिका, सी पुनर्विचार याचिका, डी रिट याचिका। इसका सही उत्तर है विकल्प ए,
स्पेशल लीव पिटीशन, उच्चतम न्यायालय में जो लंबित मामले हैं उनमें सर्वाधिक मामले जो स्पेशल लीव पिटीशन के ही हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ए, उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति अनुच्छेद 43 से संबंधित है। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 131, कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 और डी, उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना अनुच्छेद 64। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 131 नहीं, अनुच्छेद 127 से संबंधित है और अनुच्छेद 131 जो कि उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता से संबंधित है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण निम्नलिखित में से किसके परामर्श से करेगा? ए, राज्य के महाधिवक्ता, बी, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सी, राज्यपाल, डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की परामर्श के बाद राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण कर सकता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय था? ए, प्रिवी काउंसिल, बी, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, सी, संघीय न्यायालय, डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, प्रिवी काउंसिल। भारतीय संविधान द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना से पूर्व प्रिवी काउंसिल सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय था। नेक्स्ट है, यदि किसी कारणवश भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं हुई हो, ऐसी स्थिति में कौन राष्ट्रपति के पद के लिए नियुक्त होगा? ए, प्रधानमंत्री, बी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, सी, लोकसभा अध्यक्ष, डी, सर्वोच्च न्यायालय का अन्य न्यायाधीश। इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी, सर्वोच्च न्यायालय का अन्य न्यायाधीश। यदि हमारे राष्ट्रपति का पद खाली हो तो दूसरे नंबर पर उसे उपराष्ट्रपति द्वारा भरा जाता है। यदि उपराष्ट्रपति भी पद पर नहीं हो तब भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, और यदि वह भी नहीं उपस्थित हैं तब ऐसी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं वह राष्ट्रपति के पद का कार्यभार संभालते हैं। नेक्स्ट है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ है? एक, स्वेच्छाचारिता या उत्तरदायित्व का अभाव, दो, विधायिका तथा कार्यपालिका द्वारा न्यायपालिका के कार्यों में बाधा ना पहुंचाना, तीन, सरकार के अंगों द्वारा न्यायपालिका के निर्णयों में हस्तक्षेप ना करना, चार, न्यायाधीश द्वारा बिना भय या भेदभाव के अपना कार्य करना। आपको बताना है इनमें कौन कौन से कथन सत्य हैं। इसमें विकल्प सी, 2, 3 और 4 तीनों ही सत्य हैं, लेकिन कथन 1 असत्य है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ स्वेच्छाचारिता या उत्तरदायित्व का अभाव होना नहीं है। नेक्स्ट है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सम्मिलित हैं? एक, मौलिक क्षेत्राधिकार, दो, अपीलीय क्षेत्राधिकार, तीन, सलाहकारी क्षेत्राधिकार, चार, रिट संबंधी क्षेत्राधिकार। इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी, उपयुक्त सभी। सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में निम्नलिखित क्षेत्राधिकार आते हैं: आरंभिक क्षेत्राधिकार जिसका संबंध अनुच्छेद 131, अपीलीय क्षेत्राधिकार जिसका संबंध अनुच्छेद 132, 133, 134 और 136 से, वहीं सलाहकार क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 143 से संबंधित है। इसके अलावा अभिलेख न्यायालय की शक्तियां अनुच्छेद 129 से और न्यायाधीश क्षेत्राधिकार या रिट संबंधी क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 32 से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका की शुरुआत हुई उस समय भारत के न्यायाधीश इनमें से कौन से थे? एक, ए एम हिदायतुल्ला, बी ए एस आनंद, सी
A.M. अहमदी, डी. P.N. भगवती। ऑप्शन डी P.N. भगवती इसका सही उत्तर होगा। जनहित याचिका की शुरुआत के समय भारत के प्रधान न्यायाधीश P.N. भगवती ही थे। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए उन पर सिद्ध कदाचार अथवा असमर्थता का आरोप सिद्ध करना पड़ता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में प्रावधान अनुच्छेद 233 में दिया गया। बी, जिला न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होने के लिए व्यक्ति पहले से ही संघ या राज्य की न्यायिक सेवा में हो या कम से कम 7 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में कार्य किया हो। आपको बताना है अधीनस्थ न्यायालय के विषय में इनमें से कौन से कथन सही हैं। इसमें विकल्प सी कथन ए और कथन बी दोनों ही सत्य हैं। नेक्स्ट है, भारत में मोबाइल कोर्ट को किसके मानस पुत्र की संज्ञा प्रदान की गई थी? ए, न्यायमूर्ति P.N. भगवती, बी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, सी, M. हिदायतुल्ला, डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। भारत में मोबाइल कोर्ट को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का मानस पुत्र की संज्ञा प्रदान की गई थी। न्यायालयों की परिकल्पना सर्वप्रथम भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने ही की थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित न्यायालय और उनके क्षेत्राधिकारों से संबंधित गलत युग्म को पहचानिए। इसमें 4 कथन हैं, आपको बताना है कौन सा कथन गलत है। इसमें विकल्प सी, मुंबई हाई कोर्ट जिसका संबंध महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक के क्षेत्र से है, यह कथन गलत है क्योंकि मुंबई हाई कोर्ट महाराष्ट्र, गोवा, दादर और नागर हवेली और दमन और दीव के क्षेत्राधिकार में आता है। इसके अलावा अन्य तीनों ही कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता के संबंध में गलत कथन की पहचान कीजिए। आपको इसमें गलत कथन बताना है कौन सा है। इसमें विकल्प बी, भारत राज्य क्षेत्र में कम से कम 7 वर्ष तक न्याय पद पर कार्य कर चुका हो वह उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता रखता है। यह कथन गलत है क्योंकि यहाँ पर 7 वर्ष नहीं 10 वर्ष होना चाहिए। अन्य तीनों ही कथन सत्य हैं। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई थी? इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी, 15वां संविधान संशोधन जो कि 1963 में हुआ था। इसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई थी। इस तरह विकल्प बी सत्य है। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया कि उच्च न्यायालय भी अभिलेख न्यायालय होगा? ए, अनुच्छेद 215, बी, अनुच्छेद 216, सी, अनुच्छेद 127, डी, अनुच्छेद 129। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, अनुच्छेद 215 के तहत उच्च न्यायालयों को अभिलेख न्यायालय होना का उल्लेख किया गया था। नेक्स्ट है, भारत के निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य आयुक्तों से मिलकर बना होता है। 2, मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। 3, संविधान का अनुच्छेद 324 भारत के निर्वाचन आयोग से संबंधित है। आपको बताना है निर्वाचन आयोग के बारे में कौन कौन से कथन सत्य हैं। इसमें विकल्प डी अर्थात 1, 2 और 3 तीनों ही कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्न पर विचार कीजिए। 1, निर्वाचक नामावली तैयार करना। 2, निर्वाचन की तिथि निर्धारित करना। 3, राजनीतिक दलों को निर्वाचन चिन्ह आवंटित करना।
उपयुक्त में से कौन से कार्य भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा किए जाते हैं? इनमें से तीनों ही कार्य जो कि निर्वाचन आयोग के द्वारा किए जाते हैं, निर्वाचक नामावली तैयार करना, निर्वाचन की तिथि का निर्धारण और राजनीतिक दलों को निर्वाचन चिन्ह आवंटित करना, यह तीनों ही कार्य भारत के निर्वाचन आयोग से ही संबंधित हैं। नेक्स्ट है, संघ लोक सेवा आयोग में कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति निम्न में से कौन करता है? ए. राष्ट्रपति, बी. प्रधानमंत्री, सी. गृह मंत्री, डी. संसद। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। संघ लोक सेवा आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग राज्यों को सलाह दे सकता है? ए. संसद के आदेश पर, बी. राज्यसभा के प्रस्ताव पर, सी. राज्यपाल के अनुरोध पर, डी. कभी नहीं। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। संघ लोक सेवा आयोग राज्यों को सलाह दे सकता है राज्यपाल के अनुरोध करने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे मेरिट पद्धति का प्रहरी माना गया है? ए. संसद को, बी. सर्वोच्च न्यायालय को, सी. संघ लोक सेवा आयोग को, डी. केंद्रीय सतर्कता आयोग को। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, संघ लोक सेवा आयोग, जिसे मेरिट पद्धति का प्रहरी माना गया है। संघ लोक सेवा आयोग का वर्णन संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 से 323 के बीच किया गया है। नेक्स्ट है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को निम्न में से कौन हटा सकता है? ए. राज्यपाल, बी. राज्य विधानसभा, सी. राष्ट्रपति, डी. मुख्यमंत्री। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त आयोग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एक, इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 280 में किया गया है। 2, यह एक अर्ध न्यायिक निकाय है। 3, इसका गठन संसद द्वारा किया जाता है। आपको बताना है इनमें कौन कौन से कथन सत्य हैं। इसमें कथन 1 और कथन 2 दोनों ही सत्य हैं। इस तरह हमारा ऑप्शन ए सही होगा। लेकिन इसका गठन संसद द्वारा नहीं किया जाता बल्कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के द्वारा गठित किया जाता है। नेक्स्ट है, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? ए. केसी नियोगी, बी. के संथानम, सी. पीवी राजमन्नार, डी. सी. रंगराजन। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष जो कि केसी नियोगी जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना के लिए संविधान में निम्न में से कौन सा संशोधन किया गया? आपके पास ऑप्शन है ए. 86वां संविधान संशोधन, बी. 89वां संविधान संशोधन, सी. 92वां संविधान संशोधन, डी. 97वां संविधान संशोधन। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, 89वां संविधान संशोधन। 1990 के 65वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 338 के अंतर्गत एक अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग का गठन किया गया था, किंतु 89वें संविधान संशोधन जो कि सन 2003 में किया गया था, इसके द्वारा पुनः संशोधन कर एक नया अनुच्छेद 338 ए को जोड़ा गया, जिसमें राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को पृथक करके एक नया आयोग बना दिया गया। नेक्स्ट है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक केंद्र सरकार के लेखों से संबंधित अपनी रिपोर्ट निम्न में से किसे देता है? ए. संसद को, बी. राष्ट्रपति को, सी. लोकसभा को, डी. लोक लेखा समिति को। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक केंद्र सरकार के लेखों से संबंधित अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति के सम्मुख पेश करता है। नेक्स्ट, भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? आपको इसमें गलत कथन की पहचान करनी है। इसमें भारत का महान्यायवादी जिनका कार्यकाल 5 वर्ष के लिए नियत होता है,
यह कथन गलत है, क्योंकि संविधान में इनके कार्यकाल के बारे में कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं दिया गया है। राष्ट्रपति कभी भी इन्हें पद से हटा सकता है। परंपरा यही रही है कि महान्यायवादी की नियुक्ति सरकार की सिफारिश से की जाती है, इसलिए जब सरकार इस्तीफा दे देती है तब इनको भी इस्तीफा देना ही पड़ता है। इस तरह विकल्प डी हमारा सत्य होगा। नेक्स्ट है नीति आयोग एक। आपके पास ऑप्शन है ए संवैधानिक निकाय, बी वैधानिक निकाय, सी गैर संवैधानिक निकाय, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी, नीति आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है। वर्ष सन 2014 में भारत के योजना आयोग को समाप्त कर उसके स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया था। यह एक गैर संवैधानिक निकाय है। भारत के प्रधानमंत्री जो कि नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था। ए मूल संविधान में, बी संविधान संशोधन के द्वारा, सी संसद द्वारा पारित अधिनियम से, डी सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन संसद द्वारा पारित अधिनियम के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल होता है ए 5 वर्ष या 60 वर्ष की आयु तक, बी 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, सी 60 वर्ष या 6 वर्ष या 60 वर्ष की आयु तक, डी 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। नेक्स्ट है केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किया गया था ए 1964 में, बी 1976 में, सी 1993 में, डी 1999 में। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन 1964 में किया गया था। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किस कमेटी की सिफारिश पर किया गया था। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं। ए अनुच्छेद 6 से 11, बी अनुच्छेद 6 से 12, सी अनुच्छेद 5 से 12, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, भारतीय संविधान में अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान जो कि अनुच्छेद 5 से 11 तक किए गए हैं। इस तरह हमारा उपयुक्त में से कोई नहीं कथन सत्य होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। एक लोक नियोजन के विषय में समानता का अधिकार, दो संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, तीन विधि के समक्ष समता। विकल्प हैं ए 1 और 2, बी 1 और 3, सी 2 और 3, डी 1, 2 और 3। इसका सही उत्तर है विकल्प ए 1 और 2। केवल भारतीय नागरिकों को जो अधिकार प्राप्त हैं वह लोक नियोजन के विषय में समता का अधिकार और संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, यह केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त हैं। इसके अलावा विधि के समक्ष समता यह भारतीय और विदेशी दोनों ही नागरिकों को प्राप्त हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक भारत और अमेरिकी दोनों संविधान में संघीय राज्य व्यवस्था को अपनाया गया है। दो भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है जबकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था है। आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें विकल्प डी उपयुक्त में से कोई नहीं, अर्थात हमारे दोनों ही कथन सत्य हैं। भारत और अमेरिका दोनों में ही संघीय राज्य व्यवस्था को अपनाया है और साथ ही भारत में एकल नागरिकता जबकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ए शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24, बी संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29-30, सी स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22,
डी धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 26 से 28। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 26 से 28 तक नहीं 25 से 28 तक होगा। इस तरह विकल्प डी हमारा गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रिट के द्वारा न्यायालय सार्वजनिक प्राधिकारियों से उनके कार्य और उसे नकारने के संबंध में पूछताछ करता है? ए अधिकार परीक्षा, बी उत्प्रेक्षण, सी प्रातिषेध, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि न्यायालय द्वारा सार्वजनिक प्राधिकारियों से उनके कार्यों को नकारने के संबंध में पूछताछ परमादेश रिट के अंतर्गत आता है, इसलिए हमारा विकल्प डी सही होगा। भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 32 के अंतर्गत, वहीं उच्चतम न्यायालय के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है, जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रातिषेध, उत्प्रेक्षण और अधिकार परीक्षा शामिल हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है? ए जिनका प्रशासन राज्य द्वारा होता है लेकिन स्थापना किसी न्यास के तहत होती है, बी राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान, सी राज्य नीति से पूर्णतः पोषित संस्थान, डी राज्य निधि द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त संस्थान। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, ऐसे संस्थान जो राज्य निधि से पूर्णतः पोषित होते हैं, वहाँ धार्मिक शिक्षा को पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 34 मूल अधिकारों को सशस्त्र बलों पर लागू करने के लिए संसद की शक्ति, 2 अनुच्छेद 33 मार्शल लॉ से संबंधित है, वहीं 3 अनुच्छेद 35 मूल अधिकारों के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान। आपको बताना है इनमें कौन कौन से सुमेलित नहीं हैं। हमारे विकल्प 1 और 2 यह दोनों ही सुमेलित नहीं हैं, इस तरह विकल्प ए हमारा सही उत्तर होगा, क्योंकि अनुच्छेद 34 जो मार्शल लॉ से संबंधित है, वहीं अनुच्छेद 33 मूल अधिकारों को सशस्त्र बलों पर लागू करने के संबंध में संसद की शक्ति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के प्रारंभ में मूल अधिकार के रूप में संपत्ति के अधिकार की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई थी? आपके पास ऑप्शन है, ए 19(1) का घ, बी 19(1) का ळ, सी 19(1) का छ, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि संपत्ति के अधिकार की व्यवस्था अनुच्छेद 19(1) के चा में की गई थी। इस तरह विकल्प डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ए कनाडा, बी रूस, सी ब्रिटेन, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि भारतीय संविधान में मूल अधिकार जो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। इसके अलावा न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, उपराष्ट्रपति का पद, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पद से हटाया जाना और राष्ट्रपति पर महाभियोग, यह प्रावधान भी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ही अपनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों के विदेश में घूमने तथा वापस भारत आने के अधिकार को किस अनुच्छेद के अंतर्गत शामिल किया गया है? ए अनुच्छेद 19, बी अनुच्छेद 21, सी अनुच्छेद 32, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, अनुच्छेद 21 भारतीय नागरिकों को विदेशों में घूमने तथा भारत वापस आने के अधिकार, जो कि अनुच्छेद 21 से संबंधित है। इस तरह विकल्प सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ए अनुच्छेद 41,
कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। बी अनुच्छेद 42 काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशा संबंधी उपबंध। सी अनुच्छेद 43 का कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी। डी अनुच्छेद 43 खा सहकारी समितियों की अभिवृद्धि। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, जो कि सही सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद 43 का कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी। यह कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी का प्रावधान अनुच्छेद 43 में है, जबकि अनुच्छेद 43 के का संबंध उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना से संबंधित है। इस तरह विकल्प सी हमारा गलत सुमेलित है। नेक्स्ट है नीति निर्देशक तत्वों के बारे में कौन सा कथन असत्य है। नीति निर्देशक तत्वों के बारे में यह तीनों ही कथन सत्य हैं, इसलिए विकल्प डी हमारा सही उत्तर होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें विकल्प बी अनुच्छेद 48 का ए राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की संस्थाओं और वस्तुओं का संरक्षण, यह अनुच्छेद 48 ए से संबंधित नहीं है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, संस्थानों और वस्तुओं का संरक्षण संबंधी अनुच्छेद जो कि 49 है, वहीं 48 के ए का संबंध पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन और वन और वन्यजीवों की रक्षा से संबंधित है। इस तरह विकल्प बी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है समान न्याय और गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराने से संबंधित नीति निर्देशक तत्व किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़े गए। ए 25वें संविधान संशोधन अधिनियम, बी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, सी 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, डी 91वें संविधान संशोधन अधिनियम। इसका सही उत्तर है विकल्प बी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम। इसके द्वारा समान न्याय और गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के संबंध में नीति निर्देशक तत्व 39A को जोड़ा गया था। नेक्स्ट है बिना सलाहकार बोर्ड की राय किसी व्यक्ति को कितने समय तक निवारक निरोध के तहत निरुद्ध किया जा सकता है। ए 2 माह, बी 3 माह, सी 4 माह, डी 6 माह। इसका सही उत्तर है विकल्प बी 3 माह। बिना सलाहकारी बोर्ड की राय के व्यक्ति को 3 माह तक निवारक निरोध के तहत निरुद्ध किया जा सकता है और यह प्रावधान 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा घटाकर 2 माह कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरकारी क्षेत्र में सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों अर्थात EWS के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संशोधन अधिनियम के तहत की गई थी। ए 101वें संविधान संशोधन अधिनियम, बी 102वें, सी 103वें, डी 104वें। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। EWS के आरक्षण का संबंध 103वें संविधान संशोधन अधिनियम से किया गया है, जो सन 2019 में लागू किया गया था। इसमें EWS के लिए 10% सीटों पर आरक्षण की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान में केंद्र राज्य संबंधों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है। ए भाग 9, बी भाग 10, सी भाग 11, डी भाग 12। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। संविधान के केंद्र राज्य संबंधों का विवरण भाग 11 में दिया गया है, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 245 से 255 तक केंद्र राज्य विधायी संबंध, वहीं 256 से 263 तक प्रशासनिक संबंध और 268 से 293 तक केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों की चर्चा की गई है। इस तरह विकल्प सी हमारा सत्य होगा। नेक्स्ट है किस संविधान संशोधन के तहत शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल किया गया था। ए 42वां, बी 44वां, सी 76वां, डी 86वां।
इसका सही उत्तर है विकल्प ए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम। शिक्षा, जो कि समवर्ती सूची का विषय था, इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया था। इसके अलावा अन्य विषय जैसे वन, नापतोल, वन्यजीवों और पक्षियों का संरक्षण और न्याय का प्रशासन आदि विषयों को भी राज्य सूची से हटाकर संबंधी सूची में ही शामिल कर दिया गया था। यह सब हमारे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, समस्त भारत या इसके किसी भाग में कानून बनाने का अधिकार किसे दिया गया है? ए राष्ट्रपति, बी संसद, सी सर्वोच्च न्यायालय, डी राज्यों की सहमति से राष्ट्रपति। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी। हम जानते हैं भारत या इसके किसी भी भाग में कानून बनाने का कार्य संसद के द्वारा किया जाता है। इस तरह विकल्प बी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र और राज्यों के मध्य सामूहिक महत्व के विषयों की जांच एवं बहस के लिए अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कौन करता है? ए संसद, बी प्रधानमंत्री, सी सर्वोच्च न्यायालय, डी राष्ट्रपति। इसका सही उत्तर है विकल्प डी राष्ट्रपति। केंद्र और राज्यों के मध्य सामूहिक महत्व के विषयों की जांच एवं बहस के लिए अंतर्राज्यीय परिषद का गठन जो कि राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और यह अनुच्छेद 263 के तहत किया जाता है। इस तरह विकल्प डी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, केंद्र एवं राज्यों के बीच कराधान व्यवस्था का निर्धारण की सिफारिश राष्ट्रपति से कौन करता है? ए वित्त मंत्रालय, बी वित्त आयोग, सी आरबीआई, डी प्रधानमंत्री कार्यालय। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। केंद्र एवं राज्यों के बीच कराधान व्यवस्था का निर्धारण वित्त आयोग की सिफारिश से राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट है, आनंदपुर साहिब प्रस्ताव का संबंध किससे है? ए वित्त मामलों से, बी न्यायिक व्यवस्था सुधार से, सी केंद्र राज्य संबंधों से, डी पंचायतों से। इसका सही उत्तर है विकल्प सी आनंदपुर साहिब प्रस्ताव जो कि केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन कौन करता है? ए राष्ट्रपति, बी संबंधित राज्य विधानमंडल आपसी सहमति से, सी संसद, डी राज्यपाल। इसका सही उत्तर है विकल्प सी संसद। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन संसद के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय संसद द्वारा बनाए गए कानून लागू होंगे ए भारतीय क्षेत्र के अंदर, बी विदेशों में रह रहे भारतीय नागरिकों पर, सी विश्व में कहीं पर भी भारतीय नागरिकों की संपत्ति पर, डी उपयुक्त सभी पर। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। संसद द्वारा बनाया गया कानून न सिर्फ भारत में रह रहे भारतीय नागरिकों एवं विदेशों में रह रहे भारतीय नागरिकों पर ही लागू होते हैं, बल्कि संसद का कानून भारतीय नागरिकों एवं उनकी विश्व में कहीं भी स्थित संपत्तियों पर भी लागू होता है। इस तरह विकल्प डी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? ए MC शीतलवाड़, बी मोरारजी देसाई, सी मदन मोहन पुंछी, डी RS सरकारिया। इसका सही उत्तर है विकल्प बी मोरारजी देसाई। केंद्र सरकार ने 1966 में मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में केंद्र राज्य संबंधों को सुधारने के लिए प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया था। नेक्स्ट है, यदि केंद्र सरकार किसी राज्य सरकार द्वारा ऋण लेने पर गारंटी देती है तो यह गारंटी किस पर भारित होगी? ए राज्य की संचित निधि पर, बी केंद्र की संचित निधि पर, सी RBI पर, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। केंद्र सरकार किसी राज्य सरकार को ऋण दे सकती है या किसी राज्य सरकार के ऋण लेने पर गारंटी दे सकती है। ऋण के ऐसे प्रयोजन पर आवश्यक धनराशि जो कि केंद्र सरकार की संचित निधि पर ही भारित होगी। इस तरह विकल्प बी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, संविधान के किन अनुच्छेदों के बीच
केंद्र व राज्यों के बीच प्रशासनिक संबंधों की व्याख्या की गई है। प्रशासनिक संबंधों की व्याख्या की बात करें तो यह अनुच्छेद 256 से अनुच्छेद 263 के मध्य की गई है। इस तरह विकल्प बी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, समाजवादी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1980, 1984, 1992 या 1996? इसका सही उत्तर है विकल्प बी। समाजवादी पार्टी की स्थापना 1982 में 1992 में की गई थी। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी जो कि 1980 में गठित की गई थी, वहीं बहुजन समाजवादी पार्टी की स्थापना 1984 में की गई थी। इस तरह इसका सही उत्तर विकल्प सी होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल नहीं है? यह क्वेश्चन अब गलत हो चुका है क्योंकि इस समय आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय दल का दर्जा पा चुकी है। नेक्स्ट है, किसी दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता पाने के लिए निम्न में से कौन सी दशा पूरी करनी होती है? ए, कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करना। बी, कम से कम 2 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करना। सी, 4 अथवा अधिक राज्यों में वैध मतों का 8% प्राप्त करना। या फिर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाली किसी भी पार्टी को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो जाती है। इस तरह विकल्प ए इसका सही उत्तर होगा। इसके अलावा कोई दल यदि 4 अलग अलग राज्यों में लोकसभा या विधानसभा चुनाव में कम से कम 6% मत पा जाता है, तब वह लोकसभा में कम से कम 4 सीट हासिल कर ले, तब भी उसे राष्ट्रीय दल का दर्जा मिल सकता है। साथ ही किसी भी दल को कम से कम 4 या उससे अधिक राज्यों में राज्य दल की मान्यता प्राप्त हो, तब उसे राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता मिल जाती है। इस तरह विकल्प ए हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, देश में सन 2019 में संपन्न हुए राष्ट्रीय स्तर पर आम चुनाव किस नंबर के चुनाव थे? ए, 15वें, बी, 16वें, सी, 17वें, डी, 18वें? इसका सही उत्तर है विकल्प सी। सन 2019 में जो चुनाव संपन्न हुए थे वह 17वें चुनाव थे और सन 2024 का जो इलेक्शन आने वाला है वह 18वां लोकसभा के चुनाव होंगे। इस तरह विकल्प सी हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 1, राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदन के सदस्य शामिल होते हैं। 2, राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। आपको बताना है इनमें कौन सा कथन सत्य नहीं है। इसमें विकल्प ए जो कि सत्य नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के सदस्य शामिल तो होते हैं, लेकिन इनमें केवल निर्वाचित सदस्यों को ही शामिल किया जाता है। इनमें मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होते हैं, इसलिए कथन 1 हमारा गलत उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? आपको असत्य कथन की पहचान करनी है। इसमें राज्यपाल की नियुक्ति कोलेजियम प्रणाली के द्वारा होती है, यह कथन गलत है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और कोलेजियम प्रणाली का संबंध न्यायाधीश की नियुक्ति प्रक्रिया से होता है। इस तरह विकल्प डी हमारा गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। इसमें विकल्प सी 213 राज्यपाल का अभिभाषण, यह सुमेलित नहीं है, क्योंकि 213 के तहत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। इसके अलावा अन्य तीनों ही सुमेलित हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? आपको इनमें बताना है कौन सा कथन सत्य है। भारतीय संविधान में सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था का रूप कनाडा के संविधान से लिया गया है, यह एकदम सत्य है। इसके अलावा तीनों ही कथन
असत्य हैं। भारत में कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए पुनर्निर्वाचित नहीं हो सकता है। यह कथन गलत है। वहीं राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, यह भी गलत है। और राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण करने की प्रक्रिया का उल्लेख तीसरी अनुसूची में है, यह भी गलत है। भारतीय संविधान में यह उपबंधित है कि कोई भी व्यक्ति जो एक बार राष्ट्रपति पद को धारण कर चुका है वह राष्ट्रपति पद के लिए पुनर्निर्वाचित हो सकता है। राष्ट्रपति अगर किसी सदन का सदस्य है तो उसे निर्वाचित होने के पश्चात अपना पद ग्रहण के पूर्व सदन की सदस्यता से त्यागपत्र देना होता है। और साथ ही राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण करने की प्रक्रिया का उल्लेख अनुसूची में न होकर अनुच्छेद 60 से संबंधित है। इस तरह तीनों ही कथन गलत हैं। नेक्स्ट है, राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. वह मुख्यमंत्री व राज्य मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है। 2. वह विधानसभा के सत्र को आहूत व अवसान करता है। 3. वह अध्यादेश भी जारी करने की अधिकारिता रखता है। आपको बताना है इनमें कौन कौन से कथन सत्य हैं। इसमें कथन 1, कथन 2 और कथन 3 तीनों ही सत्य हैं। इस तरह विकल्प सी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, यदि किसी राज्य में विधान परिषद है तो राज्यपाल कितने सदस्यों को मनोनीत करने की अधिकारिता रखता है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। राज्यपाल 1/6 सदस्यों को मनोनीत करने की अधिकारिता रखता है यदि किसी राज्य में विधान परिषद है तब। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। हम जानते हैं 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। यह संविधान के अनुच्छेद 51A में जोड़े गए थे, जिसमें कुल 10 मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है, आपको बताना है इनमें कौन सा सुमेलित नहीं है। इसमें ऑप्शन सी, अनुच्छेद 54 जो राष्ट्रपति की पदावधि से संबंधित है, यह गलत है क्योंकि अनुच्छेद 54 का संबंध राष्ट्रपति के निर्वाचन से है। वहीं अनुच्छेद 55 जो कि राष्ट्रपति की पदावधि से संबंधित है। इस तरह विकल्प सी हमारा सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में सम्मिलित होते हैं। ए, राज्य की विधानसभाओं के सभी सदस्य। बी, दिल्ली व पौंडीचेरी विधानसभाओं के सदस्य। सी, दिल्ली, पौंडीचेरी, जम्मू व कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। डी, उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, दिल्ली, पौंडीचेरी, जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जो कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में सम्मिलित होते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। 2, राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग संविधान अनुसार या अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। 3, भारत का राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है। आपको बताना है इनमें कौन कौन से कथन सत्य हैं। इसमें विकल्प 1, 2 और 3 तीनों ही सत्य हैं। इस तरह विकल्प डी, उपयुक्त सभी सही होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित नहीं है। इसमें विकल्प ए, माता पिता तथा अभिभावक अपने 8 से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करेंगे। यह कथन गलत है क्योंकि इसमें 8 से 14 नहीं बल्कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों की बात की गई है। इसके अलावा तीनों ही अन्य कथन जो कि सत्य हैं। नेक्स्ट है, कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित होने के लिए तभी अर्ह होगा जब वह 1, भारत का नागरिक हो। 2, 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। सी, 3, लाभ का पद धारण नहीं करता हो। आपको बताना है इनमें कौन कौन से कथन असत्य हैं। इसमें विकल्प ए, केवल 2 असत्य होगा, वह 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। हम जानते हैं राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु जो कि
35 वर्ष निर्धारित की गई है। इस तरह विकल्प ए केवल 2 असत्य है। नेक्स्ट है, राज्यपाल से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? ए, इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। बी, एक राज्यपाल एक से ज़्यादा राज्यों में राज्यपाल का पदभार ले सकता है। सी, जब तक राज्यपाल के उत्तराधिकारी का चयन नहीं कर लिया जाता वह अपने पद पर कार्य करता रहेगा। डी, राज्यपाल का कार्यकाल पूर्ण होने पर वह पुनः नियुक्त नहीं हो सकता। आपको बताना है इनमें कौन सा कथन असत्य है। इसमें विकल्प डी, राज्यपाल का कार्यकाल पूर्ण होने पर वह पुनर्नियुक्त नहीं हो सकता, यह कथन असत्य है। कोई भी व्यक्ति जो राज्यपाल का पद धारण कर लिया है उसे पुनः राज्यपाल पद के लिए नियुक्त करने का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति को राज्यपाल के रूप में तभी नियुक्त किया जा सकता है जब वह न्यूनतम 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। इस तरह विकल्प सी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? ए, महान्यायवादी। बी, महाधिवक्ता। सी, महालेखा परीक्षक। डी, राजभाषा आयोग का अध्यक्ष। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, महाधिवक्ता। महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, शेष अन्य सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है, निम्न कथनों में से कौन सा कथन भारत शासन अधिनियम 1858 से संबंधित नहीं है? इसमें विकल्प बी, इसने भारत के राज्य सचिव के पद को समाप्त कर दिया था, यह 1858 के भारत शासन अधिनियम से संबंधित नहीं है। अन्य तीनों ही कथन भारत शासन अधिनियम 1858 से संबंधित है। भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत एक नए पद भारत के राज्य सचिव का सृजन किया गया था, ना कि इन्हें समाप्त किया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? ए, कनाडा के संविधान से। बी, अमेरिकी। सी, ब्रिटेन। डी, फ्रांस। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान से ली गई अवधारणाएं हैं सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, दूसरा अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, तीसरा केंद्र द्वारा राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति और उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्यायालय निर्णयन। यह सभी कनाडा के संविधान से ली गई अवधारणाएं हैं जो भारतीय संविधान द्वारा अपनाई गई हैं। नेक्स्ट है, 1 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकार करते समय संविधान के कितने अनुच्छेद थे जो प्रभावी हो चुके थे? ए, 13 अनुच्छेद। बी, 14 अनुच्छेद। सी, 15 अनुच्छेद। डी, 16 अनुच्छेद। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, 16 अनुच्छेद। 1 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकार करते समय 16 अनुच्छेद को प्रभावी किया गया था। इनमें अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60 अन्य अनुच्छेद शामिल हैं। नेक्स्ट है, भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, इसने केंद्र में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया था। 2, इसने प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का आरंभ किया था। 3, इसके द्वारा 11 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ की थी। आपको बताना है उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन या कथनों में कौन से कथन सत्य हैं। इसमें विकल्प डी, उपयुक्त में से कोई भी कथन सत्य नहीं है, क्योंकि इसने केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था को समाप्त नहीं बल्कि शुरू किया था। वहीं इसने प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया था और इसने 11 राज्य नहीं बल्कि 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था को प्रारंभ किया था। इस तरह विकल्प डी उपयुक्त में से कोई नहीं सत्य है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? ए, एन गोपाल स्वामी। बी, जवाहरलाल नेहरू। सी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। डी,
के.एम. मुंशी। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। जवाहरलाल नेहरू जो कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। यदि हम संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्यों की बात करें तो इनमें कुल 7 सदस्य थे, जिनमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष, वहीं एन गोपालास्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी, मोहम्मद सादुल्लाह, बी.एल. मित्र एवं डी.पी. खेतान शामिल थे। बाद में बी.एल. मित्र के स्थान पर एन माधवराव तथा डी.पी. खेतान की मृत्यु के पश्चात टी.टी. कृष्णाचारी को शामिल किया गया था। इस तरह इसका बी कथन सही होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से प्रावधान 1833 के चार्टर अधिनियम में किए गए थे? इसमें विकल्प ए केवल एक, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक कार्यों को बंद करके उसे विशुद्ध प्रशासनिक निकाय 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा बना दिया गया था। इसके अलावा दोनों ही कथन असत्य हैं। नेक्स्ट है, संविधान सभा की गठित समितियों में समिति एवं उनके अध्यक्ष के संबंध में कौन से कथन सुमेलित नहीं हैं? इसमें विकल्प ए प्रांतीय संविधान समिति। प्रांतीय संविधान समिति जो कि जे.वी. कृपलानी से संबंधित न होकर सरदार पटेल से संबंधित थी, इसलिए विकल्प ए हमारा गलत होगा। इसके अलावा तीनों ही कथन हमारे सत्य हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से यह किसका कथन था उद्देशिका आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका है? ए न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला, बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी के.एम. मुंशी, डी सुभाष कश्यप। इसका सही उत्तर है विकल्प डी सुभाष कश्यप। नेक्स्ट है, निम्न में से किस अधिनियम के प्रावधानों को हितैषी निरंकुशवाद का नाम दिया गया था? भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के प्रावधानों को हितैषी निरंकुशवाद का नाम दिया गया था। नेक्स्ट है, निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा भारत में दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया था? दास प्रथा को चार्टर एक्ट अधिनियम 1833 के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, संविधान की प्रस्तावना विधायिका की शक्ति का स्रोत है एवं उसकी शक्तियों पर प्रतिबंध लगा सकती है। 2, संविधान की प्रस्तावना न्यायोचित है एवं इसकी व्यवस्थाओं को न्यायालयों में चुनौती दी जा सकती है। आपको बताना है सही कथन इनमें से कौन कौन से हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, क्योंकि हमारे दोनों ही कथन गलत हैं। संविधान की प्रस्तावना ना तो विधायिका की शक्तियों का स्रोत है और ना ही विधायकों की शक्तियों पर प्रतिबंध लगाती है। प्रस्तावना गैर न्यायिक है, अर्थात इसकी व्यवस्थाओं को न्यायालयों में चुनौती नहीं दी जा सकती, इसलिए विकल्प डी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता संसदीय संप्रभुता के सिद्धांत के विपरीत है? ए संवैधानिक सर्वोच्चता का सिद्धांत, बी शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत, सी न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत, डी उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर है ए, बी और सी, अर्थात उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी। भारतीय संविधान की यह तीनों ही विशेषता संसदीय संप्रभुता के सिद्धांत के विपरीत हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता के विरुद्ध है? इसका सही उत्तर है विकल्प डी स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान, जो कि भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता के विरुद्ध है। विकल्प डी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से नहीं ली गई है? एक समवर्ती सूची का प्रावधान, 2 अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, 3 विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। इसका सही उत्तर है विकल्प डी 1, 2 और 3, तीनों ही। यह तीनों ही स्रोत अमेरिका के संविधान से नहीं लिए गए हैं। समवर्ती सूची का प्रावधान
जो कि ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, यह कनाडा के संविधान से लिया गया है। वहीं विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रावधान जापान के संविधान से लिया गया है। इस तरह विकल्प डी 1, 2 और 3 हमारा सही होगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में कौन सा या से कथन गलत है? एक, प्रस्तावना में कोई भी संशोधन केवल अनुच्छेद 368 के अधीन ही हो सकता है। 2, प्रस्तावना को अब तक केवल एक ही बार संशोधित किया जा चुका है। आपको बताना है इनमें कौन सा कथन गलत है। इसमें विकल्प डी ना तो 1 ना ही 2, अर्थात कथन 1 और कथन 2 दोनों ही सही हैं। इसमें कोई भी कथन गलत नहीं है। नेक्स्ट है, विधान परिषद के विषय में सत्य कथन है या हैं? 1, इसकी स्थापना या उन्मूलन का अधिकार अनुच्छेद 169 के अंतर्गत संसद को है। कथन 2 है, विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या राज्य की विधान सदस्यों की कुल संख्या के 2/3 से अधिक नहीं होगी। और कथन 3 है, इसके 1/12 सदस्यों का चुनाव कम से कम 3 वर्ष पूर्व स्नातक कर चुके व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। आपको बताना है इनमें कौन कौन से कथन सही हैं। इसमें विकल्प 1, इसकी स्थापना या उन्मूलन का अधिकार अनुच्छेद 169 के अंतर्गत संसद को है, सत्य है। साथ ही विकल्प 3, इसके 1/12 सदस्यों का चुनाव कम से कम 3 वर्ष पूर्व स्नातक कर चुके व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। इस तरह हमारा विकल्प सी सत्य होगा। विधान परिषद की स्थापना अनुच्छेद 169 के तहत संसद द्वारा की जाती है। विधान परिषद सदस्यों की विधान संख्या विधानसभा सदस्यों की संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी, परंतु किसी भी दशा में यह संख्या 40 से कम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कौन से प्रस्ताव सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जाते हैं? 1, अविश्वास प्रस्ताव। 2, निंदा प्रस्ताव। 3, विशेषाधिकार प्रस्ताव। 4, स्थगन प्रस्ताव। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, 1 और 2 दोनों। अविश्वास प्रस्ताव और निंदा प्रस्ताव यह दोनों ही केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जाते हैं। इसके अलावा विशेषाधिकार प्रस्ताव और स्थगन प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी? ए, अनुच्छेद 71, बी, अनुच्छेद 72, सी, अनुच्छेद 73, डी, अनुच्छेद 74। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, अनुच्छेद 74। संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन किया गया है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? ए, प्रधानमंत्री दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। बी, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। सी, वह बहुमत दल का नेता होता है। डी, उपयुक्त सभी। आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। इसमें कथन ए, बी और सी तीनों ही सत्य हैं। इस तरह विकल्प डी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाए जाने के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों का हस्ताक्षर आवश्यक होता है? ए, 1/10, बी, 1/5, सी, 1/4, डी, 1/3। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, 1/4, अर्थात राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए 1/4 लगभग 25% सदस्यों के हस्ताक्षर होना आवश्यक होते हैं। इस तरह विकल्प सी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य का महाधिवक्ता पद का प्रावधान है? ए, 163, बी, 165, सी, 167, डी, 169। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, अनुच्छेद 165, जो कि राज्य के महाधिवक्ता के पद का प्रावधान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधान परिषद के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
इसमें 4 कथन दिए हैं, आपको बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें विकल्प डी 1, 2, 3 और 4 तीनों ही कथन सही नहीं हैं। यह भारत के सभी राज्यों में है। विधान परिषद भारत के केवल 6 राज्यों में है। इसके सभापति का चुनाव राज्यपाल द्वारा किया जाता है। विधान परिषद के सभापति विधान परिषद के सदस्यों द्वारा ही चुने जाते हैं, इसलिए यह कथन भी गलत है। विधान परिषद में चुने जाने के लिए सदस्यों की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। यह कथन गलत है क्योंकि इनकी न्यूनतम आयु 35 नहीं बल्कि 30 वर्ष होनी चाहिए। वहीं राज्य विधान परिषद के सदस्य एक तिहाई सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। यह कथन भी गलत है क्योंकि विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। इस तरह 1, 2, 3 और 4 तीनों ही कथन असत्य हैं। नेक्स्ट है, राज्य विधानमंडल के द्वारा पारित किसी भी विधेयक को रोकने की राज्य विधान परिषद के पास अधिकतम समय सीमा होती है। ए 1 माह, बी 2 माह, सी 3 माह, डी 4 माह। इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी। राज्य विधान परिषद राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी भी विधेयक को अधिकतम 4 माह तक अपने पास रोक सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत किसी विधेयक को पारित करने के लिए संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया है? इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी अनुच्छेद 108, जो कि किसी विधेयक को पारित करने के लिए संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य कानून को सदस्यों का सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है? क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संसद सदस्यों का सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है? इसमें ऑप्शन ए साक्षी के रूप में उपस्थित से स्वतंत्रता, यह सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है। इसके अलावा अन्य तीनों ही संसद सदस्यों के सामूहिक विशेषाधिकार हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से संसद के सत्रों में कौन शामिल नहीं है? ए बजट सत्र, बी ग्रीष्मकालीन सत्र, सी मानसून सत्र, डी शीतकालीन सत्र। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। संसद के 3 सत्र होते हैं, एक बजट सत्र, एक मानसून सत्र और एक शीतकालीन सत्र। इसमें ग्रीष्मकालीन सत्र की कोई व्याख्या नहीं दी है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? आपको इसमें असत्य कथन की पहचान करनी है। मंत्रिपरिषद का एक निश्चित कार्यकाल होता है। 2 है, मंत्रिपरिषद के सदस्य सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। 3 है, मंत्रिपरिषद के सदस्य व्यक्तिगत रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। और 4 है, मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या लोकसभा के सदस्यों की संख्या की 15% से अधिक नहीं होने चाहिए। आपको बताना है कौन कौन से कथन सही नहीं है। इसमें कथन 1 और कथन 3 यह दोनों गलत हैं। इसके अलावा सभी कथन सत्य हैं। मंत्रिपरिषद का एक निश्चित कार्यकाल नहीं होता है और साथ ही मंत्रिपरिषद के सदस्य व्यक्तिगत रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानमंडल के सृजन के लिए अधिकृत है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी संसद, डी प्रशासक। इसका सही उत्तर है विकल्प सी संसद। नेक्स्ट है, राज्य के मुख्यमंत्री के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें विकल्प डी वह मंत्रियों का चयन अपने विवेक से करता है, यह कथन सत्य है। राज्य के मुख्यमंत्री के विषय में आपको बताना था कौन सा कथन सत्य है। इसमें विकल्प डी हमारा सही होगा। इसके अलावा तीनों ही कथन असत्य हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में किसी संसद सदस्य को अयोग्य घोषित कर दिया जाता है? 1 वह अपने राजनीतिक दल की सदस्यता स्वेच्छा से छोड़ देता है। 2 कोई निर्दलीय सदस्य के रूप में निर्वाचन के बाद किसी दल में शामिल हो जाता है। 3 वह अपनी राजनीतिक पार्टी के द्वारा दिए गए निर्देशों के विपरीत मतदान करता है। इसमें कथन 1, 2 और 3 तीनों ही सत्य हैं। यह तीनों ही कंडीशन में संसद सदस्य को अयोग्य घोषित
कर दिया जाता है। इस तरह विकल्प डी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, संसद के किसी सदस्य द्वारा वाद विवाद को समाप्त करने के लिए लाया जाने वाला प्रस्ताव है। ए कटौती प्रस्ताव, बी विशेषाधिकार प्रस्ताव, सी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, डी स्थगन प्रस्ताव। इसका सही उत्तर है विकल्प ए कटौती प्रस्ताव। लास्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। आपको एक तरफ राज्य और दूसरी तरफ लोकसभा में आवंटित सीटें दी हैं। आपको बताना है इनमें कौन सा सुमेलित नहीं है। इसमें पंजाब राज्य में 12 लोकसभा सीट नहीं बल्कि पंजाब राज्य में 13 लोकसभा सीट हैं। इस तरह हमने अपनी टेस्ट सीरीज नंबर 5 जो पॉलिटी से संबंधित थी कंप्लीट कर ली है। यदि आपको हमारे लेक्चर्स पसंद आते हैं और आपको इनसे थोड़ा सा भी बेनिफिट होता है तब आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही हमारी पीडीएफ के लिए हमारे यूट्यूब, हमारे टेलीग्राम चैनल डिजी एडुशाला को ज्वाइन करना ना भूलें। धन्यवाद।